Okay, so hi, ladies and gentlemen. Welcome to the very first podcast. And here we are with a special guest, Dr. Rahul Grover. बहुत मुश्किल से का टाइम मिला है आज. So finally, sir, before starting anything, I would like you to introduce yourself, कि how you started and a brief about yourself. Thank you for welcoming here, Mr. Ritik. So, I am Dr. Rahul Grover. I am an orthopedic surgeon and sports injury specialist. Right now, I am a consultant at Sports Injury Center, Safdarjung Hospital, New Delhi. तो मेरा ऑर्थोपेडिक सर्जरी में ट्रेनिंग के बाद जो मेरा मेन सुपर स्पेशलिटी है वो स्पोर्ट्स इंजरीज़ है. खिलाड़ियों को उनकी इंजरीज़ से ट्रीट करना और उनको वापस स्पोर्ट्स में भेजना. सो दैट्स व्हाट आई डू. So let's get started. Okay, सर सबसे पहला क्वेश्चन इस टाइम पे हर किसी के माइंड में आता है बिकॉज अभी बच्चे की 12th कंप्लीट हुई है. तो व्हाट मेड यू एम फॉर बिकमिंग एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ही क्यों? देखो, जब मैं MBBS की तैयारी कर रहा था, फ्रैंकली स्पीकिंग, तब मेरा ड्रीम था कि मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा. जब मैं MBBS की तैयारी कर रहा था, आई थिंक इट वाज बैक इन 2005-2006. तो तब मैं PMT की तैयारी करता था 11th-12th क्लास में. तो मेरे माइंड में यही होता था कि मैं कभी एक दिन हार्ट स्पेशलिस्ट बनूंगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत सेलिब्रेटेड कार्डियक सर्जन्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जैसे डॉक्टर त्रिहान हैं, डॉक्टर देवी शेट्टी हैं. तो ये मेरे रोल मॉडल्स थे शुरुआत से. बट ओवर द टाइम MBBS के दौरान, फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ड्यूरिंग इंटर्नशिप, क्योंकि इंटर्नशिप में आप MBBS के दौरान ड्यूरिंग फर्स्ट 4.5 years आप पहले सीखते हैं थ्योरी को, कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली ह्यूमन बॉडी, हाउ इट वर्क्स, व्हाट ऑल डिजीज़ेज़ आर देयर एंड हाउ टू ट्रीट देम. तो ये सब चीज़ें एक थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्लिनिकल पोस्टिंग्स चलती हैं. आपको वार्ड्स में पोस्ट किया जाता है, आप स्पेशलिटी ट्रेनिंग थोड़ी थोड़ी करते रहते हैं. बट जो मेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका होता है वो मेरा सफदरजंग हॉस्पिटल में ड्यूरिंग इंटर्नशिप हुआ. जब मैं MBBS VMMC से करके वहीं पे ही इंटर्नशिप कर रहा था, VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल में. तो ड्यूरिंग इंटर्नशिप आई रियलाइज्ड कि ऑर्थोपेडिक्स एज अ ब्रांच इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप भी है और बहुत इंटरेस्टिंग काम हो रहा था उस समय. एज एन इंटर्न मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आता था कि हाउ दे यूज़ टू ट्रीट फ्रैक्चर्स. वो कैसे आम भाषा में मैं बोलूँ तो वो कैसे रॉड्स डालते हैं, प्लेट्स डालते हैं फ्रैक्चर ट्रीट करने के लिए, नी रिप्लेसमेंट करते हैं, हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, स्पाइन सर्जरीज करते हैं. तो मतलब ये सब चीज़ें मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगती थी देख के. तो देन एंड देयर आई मेड अ डिसीजन कि मुझे ऑर्थोपेडिक्स करना है. बट उसके बाद क्या हुआ कि व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय प्री पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसमें मेरा स्टार्टिंग में रैंक वाज ऑन द बॉर्डर लाइन. बट मेरे को तब जनरल सर्जरी मिल रहा था. आई हैड एन ऑप्शन कि मैं जनरल सर्जरी करके अपना जो बेसिक ड्रीम था कार्डियक सर्जन बनने का वो मैं कर सकता. बट ऑर्थोपेडिक्स इज़ ऑलवेज अ टॉप ब्रांच. ऑर्थोपेडिक्स एंड रेडियोलॉजी, दीज टू आर द टॉप मोस्ट ब्रांचेस. तो मैंने नेक्स्ट टाइम दोबारा एग्ज़ाम दिया. देन आई स्कोर्ड वेरी गुड रैंक, फर्स्ट सेकेंड रैंक आई स्कोर्ड. Then after I took orthopedics as the specialty. So that's how I entered into orthopedics. Yes, it requires a lot of hard work during first of all you have to do hard work in your pre-MBBS entrance exam. Then after MBBS you have to prepare for your pre-PG exams, NEET PG, what is called these days. ओके, सो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनने में एट एन एवरेज कितना टाइम लग जाता है, और इसी के एडिशनल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट बनने में कितना टाइम लगता है? देखो, ऑर्थोपेडिक्स इन इट सेल्फ इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच, बट इट इज़ नाउ डेज कंसिडर्ड एज अ ब्रॉड स्पेशलिटी, क्योंकि उसके अंदर और भी बहुत सारे सब स्पेशलिटीज़ आ गए हैं, जैसे कि स्पाइन सर्जरी, स्पोर्ट्स इंजरीज, जॉइंट रिप्लेसमेंट, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स एक्सेट्रा, ट्रॉमा, मतलब फ्रैक्चर्स एंड ऑल. इट इज़ ऑल्सो बिकम अ सब स्पेशलिटी नाउ अलग से. तो देखो, ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने के लिए इनिशियली पहले तो आपको 5.5 साल की MBBS करनी है. फिर 5-6 महीने तैयारी करोगे तो 6 साल लगा लो. फिर उसके बाद 3 साल की ऑर्थोपेडिक रेजिडेंसी होगी, जो PG बोलते हैं जिसको, पोस्ट ग्रेजुएशन. तो 9 साल ये हो गए. उसके बाद 3 साल की सीनियर रेजिडेंसी करते हैं लोग
आजकल, जिसमें आप, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ सर्जिकल ब्रांच, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर केस ऑपरेट करते हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर पे, तो ही आप एक अच्छे सर्जन माने जाते हैं, बिकॉज इट इज़ स्किल ओरिएंटेड। आप कितना स्किल डेवलप किया है आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो 9 और 3 12 साल तो ये हो गए कि अगर आपको एक वेल इस्टेब्लिश्ड अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है जिसने 6 साल अच्छे से सर्जरीज करके प्रैक्टिस की है इन अ गुड गवर्नमेंट सेटअप, तो ये तो बेसिक 12 साल लगेंगे। बट अगर इसके बाद आपको और ज़्यादा रिफाइनमेंट लानी है कि आपको एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट बनना है, या जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट बनना है, स्पाइन सर्जन बनना है, तो उसके बाद यू हैव टू स्पेंड सम टाइम विद स्पोर्ट्स। अगर आप, जैसे मैं हूँ, आई वॉज विद डॉक्टर IPS ओब्रॉय, ही इज़ अ रिनाउंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट, तो उनके साथ रहा, बहुत सारा काम सीखा स्पोर्ट्स इंजरीज़ का। देन नाउ आई एम इन सफदरजंग हॉस्पिटल इन स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, तो वहाँ पे भी आई एम विद द बेस्ट पीपल इन द स्पोर्ट्स इंजरीज़। तो बेसिकली आपको किसी एक बढ़िया मास्टर के साथ रहना है, वो स्किल डेवलप करना है, उस पर्टिकुलर नीश के अंदर एंटर करना है, जैसे वो स्पोर्ट्स इंजरीज़ है, उस पर्टिकुलर नीश के निटिग्रिटी समझने हैं, तो वो करने में आप अनदर यू स्पेंड 2 to 3 years एंड देन यू बिकम अ स्पेशलिस्ट, या फिर यू कैन गो फॉर अ फेलोशिप समवेयर अब्रॉड। बट द प्रॉब्लम विद अब्रॉड फेलोशिप्स इज़ लाइक दे डोंट गिव यू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। वो आपको कहते हैं आप ऑपरेशन थिएटर में खड़े होकर देख सकते हो, बट आप वहाँ पर ऑपरेट नहीं कर सकते। आई बिलीव कि वो इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम नहीं है, अनलेस यू डू इट यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट योर सेल्फ, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज इट टेक्स अराउंड 14 to 15 years टू बिकम अ फुल फ्लेजेड orthopedic sports injury specialist or spine specialist or whatever specialist you are in orthopedic branch. So that's how it is. It at least takes 15 years of your life. My question might sound childish, but मैंने सुना है एक दिन में सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर 50 to 60 स्पोर्ट्स सर्जरीज करता है, क्या ये सच है? नहीं, एक्चुअली सफदरजंग हॉस्पिटल में नंबर ऑफ सर्जरीज तो ज़्यादा होती हैं, बट हाँ कुछ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं जो ऐसे अपने आप को, देखिए बिकॉज इट इज़ सोशल मीडिया का ज़माना, सब लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मार्केटिंग करने के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा नंबर्स पोर्ट्रे करते हैं। 50 to 60 सर्जरीज इन अ डे इज इन ह्यूमन, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एटलीस्ट अगर आप एक सर्जरी भी करते हैं, लेट्स से कोई नी रिप्लेसमेंट कर रहा है, तो नी रिप्लेसमेंट करने में एटलीस्ट इट टेक्स अराउंड 3 hours, पेशेंट इन एंड पेशेंट आउट, अगर दोनों नीज एक ही साथ ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, बाइलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट में इट टेक्स एटलीस्ट 3 hours। तो 3 hours और टोटल है आपके पास 12 hours, आप 12 घंटे ही काम करोगे अस्पताल में, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। तो 12 hours को आप 3 से डिवाइड कर दो, मैक्सिमम यू कैन डू 4 पेशेंट्स, वो भी इफ़ यू डू वेरी एफिशिएंटली, कि आपका जैसे ही पेशेंट निकला नेक्स्ट की तैयारी हो गई, ऑपरेशन थिएटर साफ हो गया विद इन मिनट्स, तो ऐसे। तो ऑल दीज क्लेम्स आर फॉल्स, और हुएवर इज डूइंग सच नंबर्स, तो वो फिर एक अलग सिस्टम है कि दैट पर्टिकुलर डॉक्टर इज नॉट ऑपरेटिंग हिमसेल्फ, ही हैज अ टीम ऑफ 10 डॉक्टर्स हु आर ऑपरेटिंग फॉर हिम डे एंड नाइट, तो वो एक अलग सिस्टम है। बट एज अ सर्जन यू कैनॉट डू, आई डोंट थिंक, मोर देन 3 bilateral और 4 bilateral TKR इफ यू आर डूइंग इट नाइसली। अब करने को तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। सही बात। सो व्हाट आर स्पोर्ट्स इंजरीज? लाइक आई एम नॉट इनटू स्पोर्ट्स, तो क्या मुझे स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है? देखो, स्पोर्ट्स इंजरीज बेसिकली जो टर्म है वो है ऑर्थोपेडिक्स में, बिकॉज ऑर्थोपेडिक्स इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आता है? बोन्स आते हैं, मसल्स आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं। तो जैसे ही बोन फ्रैक्चर होता है तो वो तो ट्रॉमा का पार्ट हो गया, अब आपको पहले बोन हील करना है, अब उसके साथ साथ मसल्स और लिगामेंट्स में भी इंजरी होती है, बट यूजुअली मसल्स और लिगामेंट्स हील हो जाते हैं जैसे जैसे बोन हील करती है। बट समटाइम्स अगर लिगामेंट्स नहीं हील होते, जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग नी के आसपास का फ्रैक्चर हील हुआ बट उस इंसान का लिगामेंट हील नहीं हुआ, तो देन लिगामेंट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। जबकि जरूरी नहीं है, हो सकता है वो स्कूटी से गिरने पे उसको चोट लगाओ, आप स्कूटी चला रहे हैं, आप गिर गए, आपका नी ट्विस्ट हुआ, बोन में इंजरी नहीं आया बट लिगामेंट टूट गया, उसके वजह से उस लिगामेंट इंजरी को हम वी कंसिडर इट एज अ स्पोर्ट इंजरी, क्योंकि there are some ligaments in and around knee joint, shoulder, ankle, back. So these are the areas where there are ligaments supporting your joints.
तो अगर कभी कभी वो लिगामेंट टूट जाते हैं, जैसे मोस्ट कॉमनली आपने सुना होगा ACL लिगामेंट टूट गया, PCL लिगामेंट टूट गया, तो वो क्या होते हैं बेसिकली नी के अंदर क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं, दो लिगामेंट्स नी के अराउंड ऐसे क्रॉस करते हैं फ्रंट एंड बैक, तो वो आपके नी को स्टेबलाइज करते हैं। तो कई बार बोन नहीं टूटती है बट लिगामेंट टूट जाता है, तो नाउ दैट कैन हैपन। आप बाथरूम में गिर गए, आप स्कूटी से गिर गए, तो दैट कैन हैपन, बट दिस मोस्ट फ्रीक्वेंटली हैपन्स व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल। दिस ACL इंजरी इज मोस्ट कॉमनली हैपन्स व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल, तो इसीलिए इनको स्पोर्ट्स इंजरी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ACL इंजरी है, क्या मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया, उसने डायग्नोज किया कि आपको ACL इंजरी है, क्या वो खुद से सही हो सकता है? देखो बहुत अच्छा सवाल है ये, मतलब आई थिंक मेरे YouTube वीडियोस पे भी काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं। तो देखो ह्यूमन बॉडी में ना क्या है कि देयर इज नो येस टू एवरीथिंग, देयर इज नो टू एवरीथिंग। हम कोई गाड़ी नहीं ठीक कर रहे कि हाँ टायर बदल देंगे तो सब सही हो जाएगा या नहीं बदलेंगे तो नहीं होगा। हमारी बॉडी में बहुत सारा ग्रे जोन आ जाता है और इनफैक्ट मेडिकल साइंस में आ जाता है, जो चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स नहीं समझते। उनको लगता है कि ये डॉक्टर अलग बता रहा है, वो डॉक्टर अलग बता रहा है, तो पेशेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है वो गुमराह हो गए। तो ऐसा नहीं है, एवरीथिंग हैज डिफरेंट आंसर्स। वो आपके डॉक्टर के एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड कर सकता है कि वो किस प्रकार उस चीज़ को ट्रीट करता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आए, बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल है, लास्ट OPD में मेरे स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में। तो शी इज़ अ रनर, तो उनको एक कार्टिलेज का डिफेक्ट है नी में, बट दैट डिफेक्ट इज स्मॉल। अब कुछ लोगों ने उनको सर्जरी प्रिस्क्राइब कर दी बाहर एल्सवेयर, बट जब हमने उनको देखा, एग्जामिन किया, तो हमें ये समझ में आया कि पहले हमें इन्हें कंजर्वेटिव ट्रायल देना है, क्योंकि वो जो एरिया है कार्टिलेज का वो बहुत छोटा है। तो हम उनको अभी PRP से ट्रीट कर रहे हैं नॉन ऑपरेटिवली, कि उनके नी के अंदर PRP इंजेक्शन डाल रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग, इट मे टेक अ मंथ और सो। अगर वो हील हो जाता है दैट इज वेरी गुड फॉर दैट पेशेंट, अगर वो नहीं हील होता तो वी हैव टू गो फॉर ऑपरेटिव। अब आपने सवाल किया था कि ACL अगर है तो क्या वो ट्रीट हो सकता है बिना सर्जरी के, यही सवाल था आपको। तो अगर तो वो ACL इंजरी पार्शियल टीयर है, दैट कैन बी ट्रीटेड, बट वो तभी पता चलेगा आपको एग्जामिन करने के बाद। कई बार क्या होता है कि पार्शियल टीयर के साथ साथ जो है ना नी अनस्टेबल होता है, तो एक अनस्टेबल नी को स्टेबल करने का केवल एक तरीका है, वो है सर्जरी। बट कुछ एक पेशेंट्स में क्या होता है कि पार्शियल टीयर के साथ साथ जो नी है वो स्टिल स्टेबल होती है, बट केवल पेनफुल होती है। तो अगर आपकी नी स्टेबल है और पार्शियल टीयर है, देन वी कैन वेट फॉर द सर्जरी। उन केसेस में हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जैसे PRP अभी हम बात कर रहे थे, PRP का इंजेक्शन डाल सकते हैं और उससे वेट कर सकते हैं कि आपका ACL हील हो जाएगा अपने आप। बट अगर आपका नी अनस्टेबल है, देन वी हैव टू गो फॉर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। So one of my cousins recently was injured while playing basketball and उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि आपका शोल्डर डिसलोकेटेड है। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने ट्रीट भी किया, सब कुछ सही हुआ। थोड़े टाइम बाद उसका शोल्डर फिर से डिसलोकेट हो गया एंड ये ना बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है। तो इस केस के अंदर क्या कर सकते हैं? क्या ये एक लाइफ टाइम डिजीज है या फिर इट कैन बी क्योर्ड? या दिस हैपेंस, दिस इज प्योरली अ स्पोर्ट्स इंजरी। तो होता क्या है कि आई एम श्योर वो आपके कजन है तो यंग ही होंगे, आपसे 20-25 साल की उम्र हाँ, होगी। मेरी एज की। हाँ, तो बेसिकली होता क्या है कि जब फर्स्ट इंस्टेंस में शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है तो हम लोग एज ऑर्थोपेडिक सर्जन उसको रीलोकेट कर देते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं। अब रिड्यूस करने के बाद उसको 1 महीना 3 वीक्स टू 4 वीक्स उसको हमें एक बेल्ट में बांध के रखना होता है, नो मूवमेंट हियर, ताकि वो हील हो जाए। तो इन 90% ऑफ द केसेस सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, हील हो जाता है। बट इन 10% ऑफ द केसेस होता क्या है कि जो स्ट्रक्चर्स हमारे शोल्डर जॉइंट को, हमारे जो ये ह्यूमरस बोन है इसकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को होल्ड करके रखते हैं, वो परमानेंटली टॉर्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कैप्सूल है वो लैक्स रहता है। जब वो लैक्स हो जाता है तो जो शोल्डर जॉइंट है उसकी एक टेंडेंसी हो जाती है बार बार डिसलोकेट होने की। तो ऐसे केस सिनेरियो में जब भी रेकरेंट डिसलोकेशन होते हैं, बार बार डिसलोकेट हो रहा है शोल्डर, तो उसका ट्रीटमेंट दूरबीन से हो सकता है पॉसिबल, जिसे हम बैंकार्ट रिपेयर बोलते हैं। अब ये हमें डिसाइड करना होता है कि हमें एग्जैक्टली कौन सी सर्जरी करनी है उसमें।
तो वो हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ MRI स्कैन एंड CT स्कैन। अब CT स्कैन से हमें ये पता चलता है कि क्या उसके अंदर बोन लॉस भी हो गया, हड्डी बार बार डिसलोकेट होने की वजह से घिस तो नहीं गई, और क्योंकि सॉकेट में भी इंजरी होती है डिसलोकेट होने से, और हेड के ऑपोजिट साइड में भी इंजरी हो जाती है जिसको बोलते हैं हिल सैक्स लीजन। अब हिल सैक्स लीजन क्या होता है कि उसमें ह्यूमरल हेड जो है घिस जाता है, तो उसके लिए फिर हमें एक एडिशनल प्रोसीजर ऐड करना पड़ता है जिसको रैम्पलीसाज बोलते हैं। तो दीज टू प्रोसीजर्स शुड बी डन यूजिंग आर्थ्रोस्कोप, जैसे कहते हैं दूरबीन से हो जाएगा, तो दूरबीन से हो जाता है, 2-3 इंसिजन लगते हैं टोटल, एंड यू आर बैक टू नॉर्मल लाइफ द वेरी नेक्स्ट डे। उसके बाद आपको 3 वीक्स बेल्ट में रखना है, धीरे धीरे रिहैब करनी है, बाय मैक्सिमम 3 months यू आर बैक टू नॉर्मल लाइफ, एंड आफ्टर 6 months ही कैन इवन गो बैक टू स्पोर्ट्स। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज ट्रीटेड। Okay. So according to orthopedic term, बैक टू स्पोर्ट्स के लिए एकदम परफेक्टली फिट हूँ या फिर यू कैन वॉक, या एज अ टर्म सेज? बेसिकली क्या होता है कि ये इंजरीज के बाद बहुत सारे लोगों के अंदर ना 2 चीजें होती है। एक तो फिजिकल इंजरी होती है, जैसे मान लो आप क्रिकेटर हो, हमारे पास क्रिकेटर्स भी आते हैं, फुटबॉलर्स भी आते हैं, कबड्डी प्लेयर्स आते हैं बहुत सारे, क्योंकि हमारे आसपास, दिल्ली के आसपास हरियाणा, सोनीपत ये सब पड़ता है, बहुत सारे कबड्डी प्लेयर्स हमारे आते हैं। दे आर वेरी गुड पीपल, बहुत मेहनती होते हैं। अब होता क्या है कि जब इंजरी हो जाती है ना, तो इंसान को 2 प्रकार की इंजरी होती है, एक तो फिजिकल इंजरी, दूसरा साइकोलॉजिकल इंजरी। फिजिकल इंजरी तो फिर भी इंप्रूव हो जाती है, बट साइकोलॉजिकल इंजरी को इंप्रूव करने के लिए टाइम लग जाता है, क्योंकि आपके अंदर एक डर बना रहता है। जैसे किसी को ACL टीयर हुआ ना, ACL किसी का टूट गया, उसको हमेशा एक डर बना रहता है भागते हुए कि ये फिर से ना टूट जाए। तो वो डर को निकालने के लिए हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल रिहैब। तो उसके लिए हमारे पास, हमारे साथ ही एक पैरेलल ब्रांच चलती है जिसे स्पोर्ट्स मेडिसिन बोलते हैं। तो वो अभी काफी अपकमिंग डेवलपिंग ब्रांच है इंडिया में, जैसे जैसे स्पोर्ट्स की अवेयरनेस बढ़ रही है। तो दीज पीपल हैव गॉट स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोटोकॉल्स कि कैसे खिलाड़ी को इंजरी के बाद बैक टू स्पोर्ट्स लेके जाना है। सर्जरी करना इज जस्ट 50% ऑफ द जॉब, हमने काम कर दिया 50%। उसके बाद द मेन थिंग इज रिहैब, विच इज डन बाय फिजियोथेरेपिस्ट एंड गाइडेड बाय स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट्स, जो आपको बताते हैं कि कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं टू गेट बैक टू स्पोर्ट्स। नाउ देर आर वेरी गुड मशीन्स एज वेल अवेलेबल, जैसे ह्यूबर 360 का मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला था। तो वो क्या करती है, वो साइकोलॉजिकल रिहैब भी करती है और बैलेंस बनाती है इंसान का, कि जब वो सर्जरी के बाद रिकवर हो रहा है कि वो कैसे एकदम नॉर्मल फीलिंग नी पे जाएगा, बिकॉज हैविंग अ नॉर्मल फीलिंग नी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट बैक टू स्पोर्ट्स। ठीक है, तो सर्जरी के बाद बैक टू स्पोर्ट्स होना इज क्वाइट इजी, इसमें कोई वो नहीं है, बट हाँ, यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर रिहैब। So as we were talking about the term back to sports, एक बहुत फेमस क्रिकेटर हमारे आगे फेमस हुए थे, ऋषभ पंत, कि कार एक्सीडेंट हुआ एंड उसके बाद वो सर्जरीज हुई एंड नाउ ही इज बैक टू स्पोर्ट्स। तो वॉज दिस एन एक्सेप्शन? बिकॉज क्रिकेटर की फिटनेस हमें पता है, वो प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं, प्रॉपर फिट होते हैं, तो ही वॉज एबल टू रिटर्न टू स्पोर्ट्स। बट फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरा डेली लाइफ स्टाइल ऐसा है कि मैं एक जगह बैठ के काम करता हूँ, ऑफिस में बैठे रहता हूँ। टच वुड अगर ऐसा ना हो, कल को अगर मेरे जैसे नॉर्मल लाइफस्टाइल वाले को अगर चोट लगती है, तो इज इट ओके और इज इट कॉमन कि मैं बैक टू द नॉर्मल लाइफस्टाइल हो सकता हूँ? ठीक है, बैक टू नॉर्मल लाइफ होना इज एक्चुअली मच इजियर देन गेटिंग बैक टू स्पोर्ट्स। देखो, ऋषभ पंत की प्री इंजरी फिटनेस एक अच्छी फिटनेस थी, बट इंजरी होने के बाद ही वॉज बेसिकली बैक टू जीरो। अगर आपको, भगवान ना करे कभी हो ऐसा, कभी किसी को इंजरी होती है, तो वहां पे वो एक जीरो लेवल पे आ जाता है। अब उसका सर्जरी होगा। ऋषभ पंत का तो खैर काफी एक्सटेंसिव इंजरी था, मल्टी लिगामेंट इंजरी था, बहुत सारे सर्जरीज हुए उसके। ही इज बैक टू स्पोर्ट्स, तो ही इज अ बेसिकली लिविंग एग्जाम्पल कि इतनी बड़ी इंजरी होने के बावजूद भी यू कैन गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो वो पहले ही हो गए थे, आई थिंक आफ्टर 3-4 months ही वॉज कमिंग टू टेलीविजन एड्स एंड ऑल, तो वो तो नॉर्मल लाइफ तो हो ही गए थे। अब होता है कि बैक टू स्पोर्ट्स आने के लिए आपको एक एडिड फिटनेस चाहिए होती है। तो योर क्वेश्चन वाज कि एक आम आदमी के साथ ऐसी इंजरी हो जाए तो नॉर्मल लाइफ में कब आएगा? तो नॉर्मल लाइफ में यूजुअली 1 महीने पे ही आ जाता है। किसी को अगर ACL इंजरी है तो 15 दिन और मैक्सिमम 1 महीने में यू आर बैक टू नॉर्मल लाइफ। माई पेशेंट्स हैव जॉइंड बैक देयर ऑफिसेज इन 15 days। टाँके कटवाते हैं, अगले दिन से ऑफिस जाते हैं।
ACL के पेशेंट्स। तो ऐसा ऐसा नॉर्मल लाइफ में जाना तो बहुत आसान है, बट हाँ बैक टू स्पोर्ट्स जाने में काफ़ी मेहनत लगती है। And talking about the fittest industry, Indian Army. So I had a question कि जैसे मैंने बचपन में सुना था कि if you have having a fracture, तो you cannot join Indian Army. या for example, if I am at a good position, I am at a good rank, and मुझे कोई physical injury हो जाती है because of which I had to get let's say ACL repair. तो can I join back Indian Army? वेरी नाइस क्वेश्चन। हमारे पास मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पास में ही दिल्ली कैंट है, तो दिल्ली कैंट में बहुत सारे हमारे आर्मी पर्सनल्स रहते हैं। तो थ्रू रेफरेंसेस और थ्रू कॉन्टैक्ट्स लोग आ जाते हैं, बात करते हैं कि इंजरी हो गई तो अब क्या करें, ऑपरेशन के बाद कहीं मेडिकल में डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो जाएंगे, या प्रमोशन तो नहीं रुक जाएगा, या अगर कोई लड़का प्रिपेयर कर रहा है तो वो मेडिकल में आगे क्रॉस होगा कि नहीं। तो एक मोटा मोटा जो बेसिक फंडा ये है कि अगर तो देखो फ्रैक्चर सर्जरी हुई है तो वो तो कोई बात नहीं, कि फ्रैक्चर किसी को भी हो सकता है। इफ़ यू आर एबल टू मैनेज देयर मेडिकल फिटनेस गाइडलाइंस, उनके अपने कुछ गाइडलाइंस हैं कि इतने मीटर की जंप लगानी है, इतने मीटर की दौड़ लगानी है, तो वो गाइडलाइन अगर आप पास कर पा रहे हो देन यू आर इनसाइड द जॉब। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट यू आर आउटसाइड द जॉब। बट ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में कोई प्लेट लगी है तो आपको नहीं लेंगे, नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज फ्रैक्चर किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज की। तो ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे आर्मी के लड़के मेरे पास आते हैं, इनको ट्रेनिंग के दौरान ACL इंजरी हो गई। तो अब वो क्या करें, क्योंकि ट्रेनिंग हुई, इंजरी हो गई, अब अगली प्रमोशन कैसे लेंगे, उनको ये डर लगा रहता है कि भाई अगर मैं ACL की सर्जरी करा लूँगा तो वो मेडिकल के समय मुझे रिजेक्ट ना कर दें। तो ऐसे नहीं होता। आप उनके अपने हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि आर्मी रिसर्च एंड रेफरल सेंटर है, और भी एक दो उनके हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, तो दे हैव गॉट स्पेशलिस्ट्स। वो अपने अपने जो आर्मी रिक्रूट्स हैं उनकी सर्जरीज वो खुद करते हैं, नहीं तो वो बाहर रेफर कर देते हैं अगर उनके पास में वर्कलोड ज़्यादा होता है। तो यू कैन गेट योर सर्जरी डन एनीवेयर, फ्रॉम इनसाइड आर्मी और आउटसाइड आर्मी, फ्रॉम स्पेशलिस्ट लाइक मी, जिनको वो हम लोग को सिविल के सर्जन बोलते हैं, और क्योंकि वो आर्मी के सर्जन है तो आप हम सिविल के डॉक्टर से भी करा सकते हो। तो बेसिकली आफ्टर गेटिंग एन ACL सर्जरी डन यू कैन बी मैनेज। बट हाँ, अगर आपको कोई नेचुरल डिफॉर्मिटी है कि आपके नॉक नीज हैं, आपको जीनू वेलगम है, आपके ये एल्बो भी टेढ़े हैं, मुड़े हुए हैं, और आपने उनको सीधा करने की सर्जरी कराई है, और ये ऑब्वियसली एक्सरे में तो पता चल जाता है सर्जरी के बाद, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू देम। तो एनी करेक्टिव ऑस्टियोटमी, एनी करेक्टिव सर्जरी, अगर आपने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है, ऑर्थोपेडिक्स की बात कर रहा हूँ, तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है आर्मी में। बट अदर सर्जरी, इंजरी किसी को भी हो सकती है, फ्रैक्चर किसी को भी हो सकता है, तो एवरीथिंग एल्स इज एक्सेप्टेबल। ऑर्थोपेडिक के अंदर कॉस्मेटिक सर्जरी कैसे हो सकती है, मेरे को एक बार बताओगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा। आजकल बहुत सारे व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं मेरे को, कई सारे ऑल ओवर इंडिया से कई सारे लड़के जिनकी हाइट छोटी है वो मैसेज करते हैं कि हमें अपनी हाइट बढ़ानी है, क्योंकि आजकल कई सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं जो दे मार्केट देमसेल्फ एज कि हम हाइट इंक्रीजिंग सर्जरी करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलीजरॉफ फिक्सेटर। आपकी लेग की बोन को कट करके उसमें फिक्सेटर लगा देते हैं, ताकि फिर धीरे धीरे दोनों एंड्स को खींचते हैं, तो वो बोन धीरे धीरे ग्रो करती है। बट ये जितना सुनने में आसान है, करने में उतना ईजी नहीं है, बिकॉज दिस कैन लीड टू वेस्कुलर इंजरी, मतलब खून की नस में इंजरी हो सकती है, ताकत की नस में इंजरी हो सकती है, नर्व में इंजरी हो सकती है। अब वेस्कुलर इंजरी हो गई या नर्व इंजरी हो गई तो आप जिंदगी भर के लिए अपाहिज भी हो सकते हैं। तो इट कम्स विद दिस केवियट कि आप अगर ये कॉस्मेटिक सर्जरी कराने का सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, देन इट इज अ बेसिकली डिफिकल्ट कॉल, क्योंकि 40-50% रिस्क हो सकता है इसमें वेस्कुलर या नर्वस इंजरी का। तो इन माय ओपिनियन यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। अगर आपकी हाइट बहुत ही छोटी है, अब किसी की 5 फुट से भी छोटी किसी लड़के की, तो ठीक है, ही कैन कंसिडर। बट मैं तो देख रहा हूँ जिनकी 5-6 है, 5-7 है, वो भी सोच रहे हैं कि हमें 6 फुट का बना दो, तो दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ, इसमें कोई वो नहीं है। तो हाइट इंक्रीजिंग सर्जरीज आजकल काफ़ी चलन बना हुआ है। एक नेटफ्लिक्स पे आई थिंक डॉक्यूमेंट्री भी है इस पे। सर, आई नो यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। या आज के पॉडकास्ट के अंदर मुझे
एक चीज जो बहुत ज्यादा अच्छी लगी दैट वाज कि जब आपने मेरे को बोला कि फिजिकल चोट तो फिर भी ठीक हो जाती है, बट जो मेंटल चोट होती है ना वो ठीक नहीं हो पाती। और 90% डॉक्टर्स, मुझे लगता है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स का साथ वहां तक ही होता है जहां पे उन्होंने Exactly. चोट सही कर दी। Exactly. So I would like you to give a very small message to those people जिनका ऑपरेशन हो चुका है and they are in their healing phase की क्या कर सकते हैं mentally या maybe using their diet plan, how they can recover better. देखो आजकल चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं यूट्यूब का ज़माना है, तो आजकल आप लोग अपने फेलो जो लोग हैं जिन्होंने और आपके जैसे सर्जरी कराई है, बहुत लोग अपने खुद के व्लॉग्स डालते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस डालते हैं, वो लोग उनको देखो। और सबसे बड़ी बात है, ये जितने भी रोल मॉडल्स हैं जैसे कि धोनी है, धोनी ने भी नी सर्जरी कराई थी, ही इज प्लेइंग इन द IPL। अब ऋषभ पंत है, उसका कितना मेजर सर्जरी हुआ, उसके बाद ही इज गेटिंग बैक टू स्पोर्ट्स ग्रेजुअली। तो ये सब रोल मॉडल्स को देखो, डरने की कोई बात नहीं है, केवल अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखो, हर चीज़ को अपने डॉक्टर से डिस्कस करो। अपने डॉक्टर से, या अगर आपका डॉक्टर आपको नहीं टाइम दे पा रहा है, यू कैन कंसिडर स्विचिंग टू समबडी एल्स। आप उसको सवाल पोस्ट करो, ईमेल करो, आप लोगों से बात करो। और आजकल तो बहुत आसान है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है लोग थ्रू दिस मीडिया ऑफ सोशल मीडिया। तो आप बेसिकली अपना मॉरल बूस्ट रखो, अपने आप को वेल इन्फॉर्म करो यूजिंग गूगल, यूजिंग यूट्यूब। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा एंड इट विल बी वेरी इजी कि आपका साइकोलॉजिकल रिहैब काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑनेस्टली मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बुलाने पे आप इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के मेरे पास आओगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। एंड आई नो जितना आपने टाइम एलोकेट किया था उससे ज्यादा टाइम मैंने ले लिया है। बस Thank एक you. छोटा सा और मैसेज। सो पीपल, हमारे साथ आज लिमिटेड टाइम था, तो वी आर जस्ट एंडिंग दिस पॉडकास्ट। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जो आप पूछना चाहते हो कि मैं उनसे पर्सनली पूछूं या उनके चैनल पर उनको रिक्वेस्ट करूं कि वीडियो बनाए, so just comment on this video, and till then follow official channels of Dr. Rahul Grover. Links are in the description. Thank you. Thank you.